नमस्कार सभी को। मैं पार्वती आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद पैशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम KVS PGT हिंदी का पेपर जो 17 फरवरी 2023 को हुआ था उसकी मॉर्निंग शिफ्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस पेपर के कुछ प्रश्नों को तो हमने पिछली वीडियो में हल कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो चैनल पे जाके ज़रूर देखें, और बाकी के जो प्रश्न रहते हैं उनका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो 148 नंबर प्रश्न तक तो हमने पिछली वीडियो में अध्ययन कर लिया था। तो अभी 149 नंबर प्रश्न से हम इसको शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंचार की परिभाषा नहीं हो सकती है। तो इसमें था फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है, श्रोताओं का दायरा व्यापक होता है, पाठकों का दायरा व्यापक होता है, या दर्शकों का दायरा व्यापक होता है। तो इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी जनसंचार की परिभाषा नहीं हो सकती। जनसंचार जो मीडिया होता है उसकी परिभाषा नहीं हो सकती पूछा है। तो जो मीडिया होता है या जो जनसंचार होता है इसमें श्रोताओं यानी कि जो सुनने वाले होते हैं उनका दायरा व्यापक होता है, ये बात सही है। उसमें पाठकों का भी दायरा व्यापक होता है, ये भी बात सही है। उसमें दर्शकों का दायरा व्यापक होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है, ये बात इसमें गलत हो जाएगी, क्योंकि जो जनसंचार होता है उसमें हम फीडबैक नहीं दे सकते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनसंचार का कार्य नहीं है कि जो जनसंचार है मीडिया जो है उसका कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है ये हमें बताना है। तो सूचना देना ये जनसंचार का यानी मीडिया का काम है। मीडिया से शिक्षित करना, ये शिक्षित भी हम मीडिया से होते हैं। जैसा कि हमें बहुत सारा ज्ञान हमें जनसंचार के माध्यम से प्राप्त होता है, तो इससे शिक्षित करना ये हम शिक्षित भी होते हैं। निगरानी करना ये भी जनसंचार का कार्य है। लेकिन मिथ्या प्रचार करना, मिथ्या यानी झूठा प्रचार करना, तो झूठा प्रचार करना ये जनसंचार या मीडिया का कार्य नहीं है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। फिर है पत्रकारिता की साख कायम रखने वाला तत्व नहीं है। जो पत्रकारिता है उसकी साख को कायम रखने वाला कौन सा तत्व नहीं है ये हमें बताना है। तो जो पत्रकारिता है उसके लिए वस्तुपरकता होनी चाहिए, ये बात सही है। उसमें संतुलन होना चाहिए, ये भी बात सही है। स्रोत जो है वो भी बात इसमें सही है। लेकिन पक्षपात इसमें नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। तो पत्रकारिता के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें पत्रकारिता का प्रकार नहीं है हमें बताना है। तो वॉचडॉग पत्रकारिता ये पत्रकारिता का एक प्रकार होता है। एडवोकेसी पत्रकारिता ये भी पत्रकारिता का प्रकार होता है। खेल परक पत्रकारिता ये भी सही है। लेकिन सामान्य पत्रकारिता जो है ये पत्रकारिता का प्रकार नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में असंगत युग्म है। असंगत युग्म हमें बताना है। धन का दौलत ठीक है। दाल रोटी ये भी सही है। पाप पुण्य ये भी सही है। लेकिन सीधा साधा ये सही नहीं है, क्योंकि सीधा सादा होता है न कि साधा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सीधा सादा ये सही होगा ऑप्शन, तो इसलिए ये ऑप्शन यहां पर हमारा गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द है, हमें इसमें मूल शब्द बताना है। सेना, रसीला, धार्मिक और चमकीला, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब मूल शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द की सहायता से नहीं बनते हैं, या जिनको हम तोड़ नहीं सकते, या जिनका हम
खंड नहीं बना सकते हैं, उनको हम खंडित नहीं कर सकते, उनको तोड़ नहीं सकते हैं, वो मूल शब्द होते हैं। तो इसमें जैसे रसीला है, रस जोड़ ईला, दो शब्दों के मेल से बना है, तो ये नहीं होगा। धार्मिक, धर्म जोड़ इक हो जाएगा, तो ये भी दो शब्दों के मेल से बना है, तो मूल शब्द नहीं होगा। चमकीला, चमक जोड़ ईला, तो ये भी मूल शब्द नहीं है। अब ये सेना जो है, सेना शब्द को अगर हम देखेंगे तो ये किसी और शब्द के मेल से नहीं बना हुआ है, और अगर हम इसका खंड करके देखते हैं, जैसे से ना, अगर हम इसका खंड करते हैं, से जोड़ ना करें, तो से का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है और ना का भी इसमें कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए सेना जो है ये मूल शब्द है, ये किसी अन्य शब्द की सहायता से नहीं बना है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये लोकोक्ति दे रखी है, इसका अर्थ बताना है। यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कि योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छुक होना, ये मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में वृद्धि संधि वाला शब्द नहीं है, तो हमें इसमें वृद्धि संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। सदैव, वनौषधि, परमोदार्य या परोपकार। तो अब अगर इसमें हम यहां देखते हैं तो वृद्धि संधि होती कहां पर है, तो अगर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं तो वृद्धि संधि जो है उसमें आई और औ की मात्रा के शब्द आते हैं, लेकिन एक दो इसमें अपवाद भी हैं जो कि ओ की मात्रा के शब्द भी इसमें कई बार शामिल हो जाते हैं। तो अगर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊं तो आई और औ की मात्रा के शब्द वृद्धि संधि में आते हैं। बाकी डिटेल से जो वृद्धि संधि है उसकी जो हम हिंदी ग्रामर की जो हम सीरीज शुरू करेंगे उसमें मैं आपको संधि के बारे में पूरा सही से गहराई से अध्ययन करवाऊंगी। तो इसमें सदैव, इसमें आई की मात्रा हो गई तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। वनौषधि ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। परमोदार्य ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण, लेकिन परोपकार, जो परोपकार शब्द है ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अब आता है सर्वनाम के आधार पर असंगत युग्म है। सर्वनाम के आधार पर हमें असंगत युग्म बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, आपको जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये बिल्कुल सही है। अपनी निजवाचक सर्वनाम, ये भी बिल्कुल सही है। उसने संबंधवाचक सर्वनाम है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने अनिश्चयवाचक सर्वनाम बता रखा है, तो ये यहां पर गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम वहां पर होता है जहां पर हमें किसी संख्या का या किसी चीज की निश्चय का बोध नहीं होता है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन उन्होंने जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहां पर ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुधांशु मंदिर की ओर आया होगा वाक्य के रेखांकित अंश में पदबंध है। तो जो आया होगा, ये जो रेखांकित वाक्य का जो अंश है इसमें कौन सा पदबंध है ये हमें बताना है। क्रिया पदबंध है, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसमें सुधांशु मंदिर की ओर आया होगा, आना एक क्रिया होती है, आया होगा। सुधांशु मंदिर की ओर आया होगा, आना एक क्रिया है, तो इसीलिए ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। संज्ञा पदबंध वहां होगा जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या प्राणी के नाम का हमें बोध हो, लेकिन आया होगा में हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध नहीं हो रहा है, तो इसलिए संज्ञा पदबंध नहीं होगा। विशेषण पदबंध, अब विशेषण पदबंध भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि विशेषण वहां होता है जो क्रिया, विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वहां विशेषण होगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज की कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि सुधांशु मंदिर की ओर आया होगा, इसमें कोई विशेषता नहीं बता रहा है, ये एक साधारण वाक्य है। क्रिया विशेषण, क्रिया की भी विशेषता नहीं बताई जा रही है यहाँ पर,
क्योंकि क्रिया विशेषण पदबंध तब होता जब यहां पर ऐसे कहा जाता कि सुधांशु मंदिर की ओर तेजी से चलते हुए आया। तो चलने की क्रिया, जो आने की क्रिया है, अगर इस आने की क्रिया की अगर विशेषता बताई जाए तब ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ ये क्रिया की ही ये क्रिया के बारे में ही बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया पदबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है ये हमें बताना है, यानी कि कौन सा तत्सम शब्द है ये हमें देखना है। आग है, आग एक तद्भव शब्द है क्योंकि आग का तत्सम शब्द होगा अग्नि। फिर घी एक तद्भव शब्द है क्योंकि घी का तत्सम होगा घृत। मेघ जो है ये तद्भव शब्द है क्योंकि मेघ का तत्सम शब्द हो जाएगा मेघ। दधी जो है ये यहाँ पर तत्सम शब्द है क्योंकि दधी का तद्भव शब्द बनता है दही, तो इसीलिए दधी यहाँ पर तत्सम शब्द है, न कि तद्भव। तो यहाँ पूछा गया कि तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि ये तद्भव शब्द नहीं है, ये दधी एक तत्सम शब्द है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो पर्वत जो शब्द है इसके पर्यायवाची शब्द हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द बनेंगे महीधर, भूधर, भूमिधर, गिरि, शैल। तो इस तरह से ये शब्द जो है ये पर्वत के पर्यायवाची बनते हैं। जबकि उर्वी जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। मेदिनी जो है वो पृथ्वी का ही पर्यायवाची शब्द है। चंद्रशेखर ये शिव का पर्यायवाची शब्द है कि चंद्र है शेखर पे, यानी कि मस्तक पे जिसके, तो वो शिव के मस्तक पे शेखर यानी कि चंद्रमा है, तो इसलिए चंद्रशेखर शिव का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द वो होते हैं जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है और कोई उनका अर्थ नहीं निकलता। तो इसमें एकार्थी शब्द जो है वो स्वागत है। पद जो शब्द है इसके अनेक अर्थ निकलते हैं, ये अनेकार्थी शब्द है। पद के अनेकार्थी शब्द हैं पैर, शब्द, पदवी, गीत और अधिकार। ठीक है, पैर जैसे जो पैर होते हैं उसे हम पद भी बोलते हैं। शब्द जो है, पद को शब्द भी कहते हैं क्योंकि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। और पदवी जैसे कि किसी को कोई ओहदा मिला हुआ हो वो उसे भी हम पद बोलते हैं। गीत जो है, गीत भी पद होता है। और अधिकार ये भी पद से ही संबंधित है, तो पद का ही ये अनेकार्थी रूप है। उत्सर्ग के अनेकार्थी शब्द हैं त्यागना, छोड़ना, न्यौछावर करना और समापन करना। ये उत्सर्ग के अनेकार्थी शब्द हैं। अवकाश का अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे छुट्टी, अंतराल और अवसर। तो ये सब अवकाश के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। और स्वागत यहाँ पर एकार्थी शब्द है, इसका एक ही अर्थ निकलता है, अन्य कोई और अर्थ नहीं निकलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो जो भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है वो हमें बताना है। सच्चाई एक भाववाचक संज्ञा है। घृणा का भी भाव होता है तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापे का भी भाव होता है तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन गायिका जो है ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये गायिका जो है ये गाने वाले की जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये हमारा राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि गायिका भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अनेकार्थी शब्द है, यानी कि तीन तो ऐसे शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन एक शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर निधन जो है ये एकार्थी शब्द है, पुष्प भी एकार्थी शब्द है, श्रद्धा जो है ये भी एकार्थी शब्द है, लेकिन अपेक्षा जो है ये अनेकार्थी शब्द है। अपेक्षा के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा, आवश्यकता या आशा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। तो ये शब्द युग्म दिए गए हैं, इनमें हमें असंगत बताना है कि असंगत कौन सा है। आभ्यंतर का बाह्य, ये सही है। ऐहिक का पारलौकिक, ये भी सही है। उपकार का अपकार, ये भी सही है। लेकिन आलोक का पुनरावलोक, ये सही नहीं है। तो विलोम अर्थ की दृष्टि से ये संगत युग्म नहीं है। अगला प्रश्न है, महाराजा शब्द उदाहरण है। महाराजा शब्द किसका उदाहरण है, ये हमें बताना है। महाराजा यानी कि महान है जो राजा, यानी कि राजा की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है। और जहां पर किसी की विशेषता बताई जाए, तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो महाराजा जो है ये शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत युग्म हमें बताना है। उच्चारण स्थान जैसे कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत है, ओष्ठ है, तो इस तरह से हमें ये पता होना चाहिए कि कंठ में क वर्ग आता है, तो क ख ग, ये ठीक है। तालव्य में कंठ के बाद तालव्य आता है, इसमें च वर्ग आता है, तो च छ ज, ये भी सही है। फिर मूर्धन्य में क च के क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग। मूर्धन्य में ट वर्ग आता है, तो ट ठ ड ढ अण आएगा। ये र दे रखा है यहाँ पर, तो ये र यहाँ पर असंगत युग्म हो जाएगा। दंत्य जो है, दंत्य में कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग आता है। दंत्य में त वर्ग आता है, तो त थ द ध न, ये ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो मूर्धन्य र ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये हमें बताना है। तो इसमें सौहार्द जो है ये शुद्ध शब्द है। विच्छिन्न, विच्छिन्न नहीं होता है, विच्छिन्न होता है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। आशीर्वाद, वा के ऊपर र लगता है, आशीर्वाद हो जाएगा। मनोस्थिति नहीं होता है, मनस्थिति होता है। विसर्ग संधि इसमें आती है, तो मनोस्थिति नहीं, मनस्थिति, विसर्ग लगकर ये शब्द बनता है। निम्नलिखित शब्दों में आगत शब्द नहीं है, यानी कि आगत शब्द अरबी फारसी से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में हमने ग्रहण किए हैं वो आगत शब्द होते हैं। तो इनमें से पूछा कि आगत शब्द नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसमें पत्ता जो शब्द है ये आगत शब्द नहीं है, जबकि मसाला, तरीका और आसमान ये आगत शब्द में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, उपसर्ग के आधार पर असंगत शब्द युग्म हमें बताना है कि उपसर्ग के आधार पर कौन सा शब्द युग्म असंगत है। अधिपति में अधि उपसर्ग आता है, ये बात बिल्कुल सही है। सुगम में सु उपसर्ग आता है, ये भी बात सही है। विशेष में वि उपसर्ग आता है, ये भी सही है। लेकिन सुपुत्र में उत उपसर्ग नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा। सुपुत्र में सु उपसर्ग आता है, सु जोड़ पुत्र। इस तरह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्यय की दृष्टि से असंगत युग्म हमें बताना है कि प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। रसीला है, रस जोड़ इला, ये शब्द ठीक है। धार्मिक, धर्म जोड़ इक, ये भी युग्म सही है। लघुता, लघु जोड़ता, ये भी शब्द बिल्कुल सही है। लेकिन अमराई, अमर जोड़ आय शब्द आएगा इसमें यहाँ पर, तो प्रत्यय की दृष्टि से ये युग्म हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म हमें बताना है। बात एक वचन है, इसका बहुवचन बन जाएगा बातें, ठीक है। भीड़ का भीड़ ही बनेगा, ये भी बिल्कुल सही है।
राशि, राशियां, ये भी बिल्कुल सही है। वस्तु का वस्तुओं, वस्तुओं नहीं होगा, वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होता है, तो यहां पर ये युग्म हमारा असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। वाक्य रचना की दृष्टि से हमें अशुद्ध वाक्य बताना है। अपराजिता ने सारे फल खाए हैं, ये सही है। आदित्य को मकान खरीदना है, ये भी वाक्य शुद्ध है। सीता तुमसे नहीं डरती, ये भी शुद्ध वाक्य है। लेकिन तुम मीरा को देखे हो, ये शब्द, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। तुमने मीरा को देखा है, या क्या तुमने मीरा को देखा है, इस तरह से ये शुद्ध वाक्य होगा। तुम मीरा को देखे हो, तो ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप महान पराक्रमी राजा थे, वाक्य में रेखांकित शब्द है। महान जो है, ये रेखांकित शब्द ये क्या है, वाक्य में हमें ये बताना है। क्या ये विशेषण है, क्या ये प्रविशेषण है, क्या ये क्रिया विशेषण है, या ये सर्वनाम है। तो हमें ये देखना है कि महाराणा प्रताप महान पराक्रमी राजा थे। महान पराक्रमी राजा यानी कि राजा की विशेषता है कि वो पराक्रमी थे, लेकिन यहाँ पर पराक्रमी की भी विशेषता बता दी गई है कि वो महान पराक्रमी थे। यानी कि विशेषता, जो विशेषण की भी विशेषता बताई, वहां पर प्रविशेषण होता है। यहाँ पर राजा की विशेषता है कि वो पराक्रमी है, तो ये पराक्रमी शब्द विशेषण हो गया। लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है महान शब्द के द्वारा, तो जहां पर विशेषण की भी विशेषता बताई जाए वहां प्रविशेषण होता है। तो महान जो शब्द है ये यहाँ पर प्रविशेषण है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये पंक्तियां दी गई, इसमें हमें अलंकार बताना है। सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। इन पंक्तियों में हमें अलंकार बताना है। तो जहां पर मनो, मानो, जनो, जानो, जनहू, मनु, इस तरह के जो शब्द आ जाते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये हमें याद रखना है। तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वयं से बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधित किए जाने वाला शब्द हमें यहाँ पर बताना है कि स्वयं से बड़ों को जब हम पत्र लिखते हैं तो उन्हें संबोधित हम करते हैं, तो हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाएगा श्रीमान। तुम अभी यहां से चले जाओ, वाक्य का प्रयोजन है। क्या ये आज्ञार्थ है, इच्छार्थ है, संभावनार्थ है, या संकेतार्थ है। तो यहां पर तुम अभी यहां से चले जाओ, यहां पर ये आज्ञार्थक हो जाएगा, क्योंकि वो उसको आज्ञा दे रहा है कि तुम अभी यहां से चले जाओ। उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो कोई संभावना नहीं बता रहा है, ना ही किसी तरह का कोई संकेत किया जा रहा है। यहाँ पर वो उसे आज्ञा दे रहा है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। इसको हम खुद पर भी लगाकर देख सकते हैं कि आप मान लीजिए कि आपके सामने कोई खड़ा है और आप उसको कह रहे हो कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, तो इसके पीछे हमारा भावार्थ होगा कि हम उसे आज्ञा दे रहे हैं कि अभी यहाँ से वो चला जाए। तो इस तरह से यहाँ पर आज्ञार्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, तो यहाँ पर हमें अकर्मक क्रिया वाला वाक्य बताना है। रीना खाना बना रही है, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, लड़के नदी में नहा रहे हैं। ये तीनों जो वाक्य हैं ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। पिताजी आ रहे हैं, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो ये हमें ध्यान रखना है। साइकिल धीरे धीरे चलती है, वाक्य उदाहरण है किसका, कालवाचक क्रिया विशेषण का, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का।
तो साइकिल धीरे धीरे चलती है। साइकिल के चलने की अवस्था बताई जा रही है कि वो धीरे धीरे चल रही है या तेज चल रही है। तो जहां पर हमें जिस क्रिया विशेषण से हमें किसी भी कार्य के करने की रीति का बोध हो या उसके करने की हमें स्पीड का पता चले कि धीरे हो रहा है काम या स्पीड से हो रहा है, तो जिस वाक्य से, जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने की रीति का बोध हो, वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो साइकिल धीरे धीरे चलती है। तो साइकिल के यहाँ पर हमें चलने का बोध हो रहा है कि वो धीरे धीरे चल रही है, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संकर शब्द है। संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर संकर शब्द अगर पूछा जाए तो सील बंद जो है ये संकर शब्द है। सील जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और बंद जो है ये हिंदी का शब्द है। तो यहाँ पर सील बंद संकर शब्द हो जाएगा। प्लेटफॉर्म है ये अंग्रेजी का ही शब्द है। फुटबॉल जो है ये भी अंग्रेजी का। चॉकलेट जो है ये भी अंग्रेजी का ही शब्द है। दो शब्दों से मिलकर नहीं बने हुए हैं ये। प्लेट और फार्म, इसको हम अलग अलग भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से सील बंद जो है यही संकर शब्द होगा जो कि अंग्रेजी और हिंदी के शब्द से मिलकर बना है। अगला और इस पेपर का हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द हमें यहाँ पर बताना है। योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं और वो किसी अन्य शब्द की ओर इशारा करते हैं, किसी अन्य की ओर इशारा करते हैं, तो वहां योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो जो पीतांबर है यहाँ पर ये योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि पीत और अंबर से ये बना है और पीत अंबर से मिलकर ये शब्द बना है, लेकिन ये इशारा कर रहा है श्री कृष्ण की तरफ। भगवान श्री कृष्ण को पीतांबर कहा जाता है, तो इसलिए भगवान कृष्ण की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो ये था हमारा पीजीटी हिंदी का केवीएस का 2023 का पेपर। तो मुझे उम्मीद है कि ये पेपर आपको बहुत समझ में भी आया होगा और परीक्षा की दृष्टि से ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर ये केवीएस का पेपर है तो आप ये ना समझें कि ये तो सिर्फ केवीएस पीजीटी का पेपर है तो सिर्फ पीजीटी की परीक्षा में ही हमारे काम आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हिंदी का जहां भी पेपर हो रहा है, जो भी पेपर हो रहा है हिंदी का, अगर वो पेपर हमारे सब्जेक्ट का है तो वो पेपर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो कोई भी जो पेपर है जिसमें हमारा हिंदी सब्जेक्ट आता है, हमें उस पेपर को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत आगे काम आने वाली है और बहुत अच्छी तरह से आप इसका अध्ययन करें, इनके प्रश्नों को बहुत गहराई से देखते हुए इन्हें याद करें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।